वेलकम टू माय चैनल बिहार मेधावी। बिहार मेधावी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 51 से लेकर जो भी इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि जो गवर्नर जनरल वाइस राय से जो टॉपिक था उससे उसके नोट्स और 1 to 50 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर जो भी आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र की जो बुक है न्यू वाली आधुनिक के इतिहास की, उसके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, आपको बताना है कि किस वर्ष में हुआ था। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1856 ईस्वी में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला जो आपका सतारा, दूसरा है झांसी, तीसरा जो है बगात और चौथा जो है उदयपुर। नीचे दिए कूट को सही क्रम में उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है आपका हो जाएगा फर्स्ट जो है आपका सतारा हो जाता है, सेकेंड जो है वो भगात हो जाता है और थर्ड जो है वो उदयपुर और फोर्थ जो है वो झांसी। यानी कि जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधोलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है यानी कि सही सुमेलित है। ये जो है कि 1849 ईस्वी में सतारा का विलय हुआ। बी 1848 ईस्वी में पंजाब का विलय हुआ और 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ और 1855 ईस्वी में झांसी का विलय हुआ। तो ये जो है आपका सी हो जाएगा। 1856 में जो अवध का विलय हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। यानी कि विलय की नीति आपको बताना है कि विलय की नीति जो है किसके द्वारा ये लागू कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका डलहौजी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवध का प्रांत जो हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा क्रम जो है आपका सही है। यानी कि पहला आपको पता है ये सतारा हुआ था, सेकेंड झांसी और तीसरा जो हो नहीं सेकेंड में जो हो वो संबलपुर हुआ था, थर्ड पे झांसी। यानी कि फर्स्ट में ये हो जाएगा, सेकेंड में ये हो जाएगा और थर्ड में जो है ये हो जाएगा। यानी कि सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ। आपको बताना है कौन सा जो उस समय का प्रांत है जो लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था। तो ये जो है सतारा जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो ये है सतारा, यानी कि डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। आपको बताना है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसका वास्तविक नाम जो था वो जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ।
अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो संपन्न हुआ था किसके कार्यकाल के समय में? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो के समय में। किसके समय में? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस मेंस में ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किस सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण यानी कि एनेक्स्ट किया? तो इसका जो आपका राइट आंसर है यानी कि नेपियर। नेपियर ने जो है वो सिंध विजित कर जो है उसका अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। आपको बताना है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था। तो आपका ऑप्शन है ए 1843 ईस्वी में, बी 1845, सी 1849 और डी जो है 1854 ईस्वी में। ये जो है आपका 1843 ईस्वी में सिंध जो है वो ब्रिटिश पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो ये जो है आपका लॉर्ड डलहौजी ने जो है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम ने भारत में विलय किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है हमारा कि 10 फरवरी 1817 को जो है लॉर्ड हेस्टिंग के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितलिया संधि हुई थी। इसमें नेपाल के कुछ क्षेत्र जो सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। सिक्किम जो देखते हैं कि 1850 ईस्वी में जो सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई के कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया और यह सिक्किम का आंशिक विलय है। और थर्ड जो है कि 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। ये आपको पता है कि 34वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो है 35 तो उसमें जो हुआ था कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया भारत में। और नेक्स्ट जो हमारा संविधान संशोधन होता है उसमें जो है 1975 में आपको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये हो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम वैसा व्यक्ति है जिसके समय में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था और उस समय जो है अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है भारत में रेलवे लाइन पहली बार बिछाई गई थी और पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से पुणे तक चली थी। ये हमने इसके नोट्स में भी हमने ये चीज़ों को देखा है। तो भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। बम्बई से थाने तक चली थी और डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि बम्बई से थाने तक ये पहली रेलवे लाइन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू हुआ? तो वो जो है आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1853 में जो है पहली रेलवे लाइन भारत में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो आप सभी को इस नोट्स में हमने पढ़ा भी था कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो है रेलवे द्वारा जो है कंपनी द्वारा प्रथम बार भारत में रेल स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके द्वारा? आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो है वो डफरिन के समय में हुआ था। कब हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था। यानी कि आपका जो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। आंग्ल वर्मा जो है वो म्यांमार का क्षेत्र था और म्यांमार को जो पहले वर्मा बोला जाता था। और 1 जनवरी 1986 को संपूर्ण वर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया और जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र की अंतिम प्रमुख विस्तार था इस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन थे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में? तो ये था लॉर्ड डलहौजी ही था जिसने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 1845 से 1855 के दौरान इनमें सम्मिलित किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं उसके एक्सप्लेनेशन में कि लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य जो है एक सैनिक जो बोर्ड पर था, इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन जो है व्यय किए जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये हमने पढ़ा था, विधवा पुनर्विवाह जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में चाहिए, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अथक प्रयास हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग ने ही मिलकर इन विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम पारित करवाया था। तो ये जो है 1856 में और फरवरी 1856 से लेकर मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ और इस अधिनियम में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह को उत्पन्न हुए बाल वैध घोषित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो ये आपको बताना है कि किनके द्वारा पढ़ के सुनाया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था उस समय 1858 के समय ये वायसराय था भारत का। तो इसके द्वारा जो है महारानी विक्टोरिया की जो भी घोषणा पत्र था इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ इसको आप अच्छे से देखिएगा और इस चीज़ को याद कर लीजिएगा आप कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 1857 के महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। ये उद्घोषणा जो 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान जो है प्रयागराज जिसको आप बोलते हैं में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय, ये जो भारत के जो प्रथम वायसराय जिसको किसको बोलते हैं? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था, उसके द्वारा उद्घोषित हुआ था। फिर आपको बताना है कि ये आपका पहला गवर्नर कौन था, फिर गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ पहली बार, और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वायसराय के बारे में यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग था। अगर भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो ये था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग था। तीन चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? इनमें से बताना है कि कौन जो है वो भारत का प्रथम वायसराय था। तो हमने अभी जस्ट पहले ही डिस्कस किया है कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पर पढ़ के सुनाया था? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इलाहाबाद में ये पढ़ कर सुनाया गया, जिसको आप आज के दिन में प्रयागराज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था किनके द्वारा? 1857 के भारत सरकार अधिनियम ने या लॉर्ड कैनिंग ने, सी जो 1860 के सनद के जारी किए जाने से, और 1858 के सामग्री की घोषणा ने। तो ये जो हो जाएगा 1858 के सामग्री घोषणा ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें जो भारतीय देशी राज्यों की प्रतिनीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तन किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित इस संकटपन स्थिति में बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। अब विजय और विलय की नीति को पूर्णतः परित्याग कर दिया। किसका? विलय और विजय की नीति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और देशी राज्यों को शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया, कब किया गया था? तो जो 1877 ईस्वी में जो किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं राजसी उपाधि अधिनियम यानी कि रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत जो है महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को जो है दिल्ली दरबार में भारत के सम्राज्ञी घोषित किया गया। और इस प्रकार जो सम्राट एडवर्ड जो 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज 5 को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट जो है वो घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में ये दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो लॉर्ड एलन बैरन ने किया था, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए लॉर्ड कार्नवालिस जो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के लिए जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी जो है वो सहायक संधि के लिए जाना जाता है, और लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो यहाँ पर होगा नहीं, तो इसका जो आपका राइट आंसर जो होगा वो लॉर्ड कार्नवालिस के समय में होगा। लॉर्ड कार्नवालिस जो है वो अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस जो है 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कुशल अकड़मता की नीति जो है जॉन लॉरेंस, किसके द्वारा? जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली तथा व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था और लॉर्ड डॉफरिन के कार्यकाल में 1884 से 1888 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित किसका सुमेल जो है सही है? यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस जो है सही नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको या तो सही दे देगा सही है, और यहाँ पे दिया है कि नहीं, इनमें से कौन सा युग जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो लॉर्ड कार्नवालिस हमने पहले अभी जस्ट पढ़ा है कि अस्थायी बंदोबस्त में जो है लॉर्ड कार्नवालिस का इसके जनक माना जाता है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से रिलेटेड है, और लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, और लॉर्ड कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि आपका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो हमने जस्ट पढ़ा है कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय में जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इन सही में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कार्नवालिस यानी कि अस्थायी बंदोबस्त, ये इसे सम्मिलित है कि नहीं, और लॉर्ड वेलेजली बी है जो सहायक संधि प्रणाली, सी जो है लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1829 में 17वां रेगुलेशन हुआ। तीसरे जो आपका सी जो है यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, यानी कि ये जो है वो सही नहीं है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था, और लॉर्ड वेलेजली के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा यानी कि 1817 से 1800 ईस्वी में हुआ था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशावा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशावा के साथ समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था उन पर जो है राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य 3 जो युग जो है सुमेलित है और ये जो है सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था।
तो ये जो 1818 ईस्वी में इसको समाप्त किया गया था, यानी कि आपका जो बी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो आपके ऑप्शन से ए डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, सी जो है आपका आर्थर वेलीजाली और डी जो है जॉन जॉर्ज, यानी कि बी जो है आपका चार्ल्स मैटकॉफ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फिर राजपूताना की रियासतों के साथ जो है वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। किसे की थी? चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। और लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूतानों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ का वार्ताकार बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है बताना है आपको कि सुमेलित नहीं है। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस किसके समय अस्थायी बंदोबस्त इसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलीजाली था, वो सहायक संधि प्रणाली इसी के समय में था। सर जॉन सुर्ख से आंग्ल नेपाल तृतीय युद्ध नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। और लॉर्ड हेस्टिंग का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में इसके समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। यहाँ पे देख सकते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ और 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। और 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालाव के किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुंगौली की संधि लेख बंद हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है आपको बताना है। ये जो है आपका लॉर्ड एलनबरो जो कि अवध का विलीनीकरण हुआ। बी जो है कि लॉर्ड डलहौजी के समय सिंध का विलीनीकरण हुआ। और सी जो है लॉर्ड वेलीजाली यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ थी। ये जो आपका कथन जो है सी है, सही है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि सही इस प्रकार है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य जो है, सिंध का अंग्रेजी राज्यों में विलय जो है वो 1843 ईस्वी में हुआ। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण इसी के कार्यकाल में होकर हुआ 1856 में। और लॉर्ड वेलीजाली की बात करें तो लॉर्ड वेलीजाली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड वेलीजाली के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बीच हुआ था। अंतकाल में विकल्प सी जो है वह सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इन सही में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है आपका लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलीनीकरण हुआ था। बी जो है आपको बताना है कि लॉर्ड डॉफ्रिन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डॉफ्री के समय में हुआ था। सी जो एक लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। और डी है लॉर्ड लीटन यानी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं, यानी कि वो सुमेलित नहीं यानी कि गलत है, यानी डी जो है आपका ये आपका गलत है। कि प्रथम आंग्ल अफगान 1839 से 42 ईस्वी के मध्य में हुआ था और इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लीटन के समय जो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 की ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प जो है वो आपका सही सुमेलित है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन
चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से साथ जुड़ा है। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, तो ये जो आपका डी यानी कि जॉन लॉरेंस जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी कि कुशल आक्रमणीयता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रोक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 1869 ईस्वी में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा जो स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसके समय काल में यानी कि किसके समय में प्रारंभ किया गया था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में जो है इसका विकेंद्रीकरण किया गया था, वित्तीय विकेंद्रीकरण, जो कि 1870 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में जनगणना हुई थी पहली बार किसके कार्यकाल, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय में जो है पहली बार जो है वो जनगणना हुई थी। कब हुई थी? तो 1800, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1869 से 72 ईस्वी के काल में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड मेयो के समय पहली बार 1872 में हुआ था, लेकिन किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना यानी कि 10 वर्षों पे जो जनगणना होती है, ये नियमित जनगणना है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से 1881 ईस्वी से शुरू हुई। कब हुई? 1881 ईस्वी से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में जो है वो पहली बार जनगणना कराई गई और लॉर्ड रिपन के समय जब 1871 में जो है वो नहीं सॉरी 1871 नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1881 सॉरी 1881 यहाँ पे 1881 ईस्वी से जो है वो नियमित जनगणना करने का प्रचलन जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वायसराय की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि वो कौन सा वायसराय है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी जब वे भ्रमण पे थे। तो लॉर्ड मेयो की जो है वो हत्या की गई थी जब वो अंडमान निकोबार में भ्रमण पर थे। अब आप देख सकते हैं कि लॉर्ड मेयो की हत्या जो है 1869 से 72 ईस्वी की 1869 लॉर्ड मेयो जो है 1869 से 72 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा और इनकी हत्या जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसी के कार्यकाल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वायसराय की हत्या उसी के कार्यकाल में की गई। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, तो यानी कि लॉर्ड मेयो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ये जो है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा जो है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। थर्ड में है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया और फोर्थ जो है कि इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि डी हो जाए 1 2 3 4 यानी कि चारों जो है वो सही है। चलिए उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं
कि वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल जो कि 1869 से 1872 ईस्वी कि उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। किसके लिए? उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। और उसने जो है प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रेवोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों की कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई और साथ ही उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों का वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि कथन 1, 2, 3 और 4 भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो कौन था? वो था लीटन, लॉर्ड लीटन था, जो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला था। 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। यानी कि डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति वायसराय ने अपनाई थी। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि लॉर्ड लीटन के समय में जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लीटन के समय काल में अपनाई गई थी। यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित जो है वो नहीं है। लॉर्ड लीटन आपको बताना है ऐसे किससे संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड लीटन जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड लीटन इल्बर्ट बिल जो विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल जो है वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था और इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों की यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन जो भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था। यानी कि सबसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दीर्घ काल तक रहा था। तो ये जो आपका लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे कम समय के लिए रहा था। नहीं, दीर्घ काल यानी कि सबसे ज़्यादा समय के लिए रहा था। सॉरी, कि ब्रिटिश वायसराय में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रसंगत वायसराय में सर्वाधिक शीर्ष कार्यकाल था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से 1905 वर्ष के बीच में था। यानी कि 7 वर्षों का यहाँ पे उनका कार्यकाल था। लॉर्ड डॉफरिन का था 4 वर्षों का और लॉर्ड हार्डिंग का था 1910 से 1916 ईस्वी यानी कि 6 वर्षों का। और लॉर्ड मेयो का था 1869 से 1872 ईस्वी यानी कि 3 वर्षों का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में स्थानीय स्वसत्ता यानी कि स्थानीय स्वशासन शासित संस्था यानी कि 1882 ईस्वी तक सशक्त की गई थी। कौन सी? तो लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया और ग्लैडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता के समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति इन शब्दों को वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। और इस दौरान रिपन के वायसराय पद को चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी में था और रिपन देश के नगरपालिकाओं में विकसित करने चाहता था। उसके अनुसार जो है इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा का आरंभ होती है और इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिका स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय का साधन दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था, यानी कि डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ये जो है कि भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, इसके बिल में था। कि भारतीय भाषाओं को विकसित होने वाला समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किए जाना, सी यूरोप के कुछ लोगों को मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, और डी जो है या आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। यहाँ पे जो है आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इल्बर्ट बिल वो इससे संबंधित था कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, ये था इल्बर्ट बिल। यहाँ पे देखते हैं कि सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1833 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। किसकी? इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। और इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताओं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियों समाप्त कर दी जाए और न्यायाधीशों की शक्तियाँ समान कर दी जाए। और यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार को कुठारताघात माना गया। और इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो हमने अभी भी जस्ट पढ़ा है कि वो यूरोपियों में अदालत, यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ तक अदालतों को दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोक लगाना, देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, और क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों को विरोधी समझा जाता था। सी जो है कि प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों में उसमें बैठने की प्रोत्साहित किया जा सके। और डी जो है कि आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। ये जो है आपका राइट आंसर हो गया। ये है आपका राइट आंसर हो गया। जहाँ तक अदालतों को दंडित अधिकारिता का संबंध था वो भारतीय तथा यूरोपीय लोगों से बराबरी पर रोक लगाना था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों को कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो ये जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये महिलाओं तथा बच्चों को कार्य अवधि को घंटों की जो सीमित करने तथा स्थानीय स्वशासन के आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो और लाइक करना ना भूलो और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत को वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता था। लॉर्ड रिपन को जो है वो भारत में जो जितने भी वायसराय हुए, तो भारत आपको बताना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो उसमें जो है लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश में वायसराय को अधिक उदारवादी माना जाता था। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए थे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में माना जाता है। को प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। कब किया गया था? तो 1881 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत जो है वो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1 जो है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। सेकेंड जो है कि एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ हो जाता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका कथन जो है 2 यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही है कि एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में जो है पारित किया गया था, परंतु ये अधिनियम जो अपर्याप्त मानदंड जैसा साबित हुआ, यानी कि पूरी तरह से ये इस पर खड़े नहीं उतर पाए। इसमें जो केवल ऐसे मजदूर जो बचे थे और उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे और एम लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया। तो केवल कथन 2 जो है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है, यानी कि डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उससे पहले उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का माना जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है प्रांतीय सरकारों की आज्ञा दी कि प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मुद्दों पर आम व्यय और स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है स्थानीय स्वशासन है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जस्ट पढ़ा है कि यहाँ की लॉर्ड रिपन होगा, नॉट कि लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड रिपन होगा। यहाँ पे सहायक संधि वेलीजली के द्वारा ये किया गया था। राज्य में अपहरण की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा, और स्थानीय स्वशासन जो है वो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में किया गया था। यानी कि ये जो है आपका कथन सही नहीं है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यह है क्लाइव, बेंटिंग, चार्ल्स मेडकप और कर्जन। तो आप मिलाना है कि किसके समय में कौन सा कार्य हुआ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में क्या हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। सॉरी, तो ये जो है क्लाइव के समय में बंगाल में दोहरा शासन किया गया। बेंटिंग के समय में जो है वो अंग्रेजी शिक्षा आया, और चार्ल्स मेडकप के समय में जो है वो प्रेस की प्रतिबंधता पर प्रतिबंध हटाया गया। किसके समय में? चार्ल्स मेडकप के समय में। और लॉर्ड कर्जन के समय में जो है वो बंगाल में विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। यानी कि इसका जो ए जो है आपका ऑप्शन सही है। क्लाइव ने 1765 ईस्वी बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। किसने? क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में जो है वो द्वैत शासन प्रणाली शुरू की। और बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। और अपने प्रस्ताव में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से भी भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति जो उसकी नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिससे में यह निश्चित हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी
और चार्ल्स मेडकप ने प्रेस पर प्रतिबंधता हटाया और इसलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेडकप को। और लॉर्ड कर्जन के समय में जो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से समय मिलाइए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है लॉर्ड डलहौजी। आपको बताएं लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। इन सभी को आपको मैच कर आपको बताना है वैसे कौन सा जो है वो सही है। तो लॉर्ड डलहौजी जो आपको पता है कि ये व्यापकता के सिद्धांत के लिए माना जाता है, लेकिन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग वो सती प्रथा के अंत के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इसका ए हो जाएगा, यानी कि इसका डी हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो है वो स्वायत्त शासन के लिए जाने जाते हैं, तो यानी कि 3 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा सी। यानी कि आपका जो ऑप्शन देखते हैं किस पे आता है, DABC। तो DABC ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यापकता के सिद्धांत डलहौजी जो 1848-1852 ईस्वी से जुड़ा है और इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें तथा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर विलय कर ली गई। और विलियम बेंटिंग ने 1829 के 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में जो कर्जन के समय में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है। तो आपको बताना है कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लॉर्ड वेलिजली जो है अस्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है। और लॉर्ड एलनबरो जो है सिंध के विलय। और डी जो है लॉर्ड डलहौजी जो प्रथम अफगान युद्ध। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। लॉर्ड एलनबरो जो है सिंध के विलय से रिलेटेड है, सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉर्ड एलनबरो जो कि 1842 से लेकर 1844 ईस्वी के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारत में एक पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप उसके एक्सप्लेनेशन पर देख लीजिए कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास जो है 1784 ईस्वी में जो है कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। और 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 में पुरातत्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में जो है अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित किसने जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि लॉर्ड कर्जन के समय में। और ये जो है आपका इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि ये जो है आप देख सकते हैं कि सब चारों ऑप्शन में ये लॉर्ड कर्जन नहीं दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड कर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन स्मारक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुई थी? लॉर्ड कर्जन, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन के भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन का प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो उसका जो नाम है वो है JK यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल जो कि 1899 से 1905 ईस्वी को माना जाता है, इसमें जो है भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इम्पीरियल कैंडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इम्पीरियल कैंडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य जो था वो देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। तो आप सभी को पता है ये लॉर्ड कर्जन 1905 यहाँ से रिलेटेड है, लॉर्ड हार्डिंग जो है 1911 है, और चेम्सफोर्ड जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे चेम्सफोर्ड जो है इसके कार्यकाल में कौन सा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1911 तक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो 1916 से 1921 ईस्वी का इसका कार्यकाल रहा था, और लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 1931 तक है। यानी कि ये जो आपका कार्यकाल जो है ये सही है, यानी कि ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए में क्या है, यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? ए, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने, पहला जो है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। सेकेंड जो है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए कूट को सही सुमेलित उत्तर चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है। इनमें से ए और बी जो है वो दोनों कथन जो है वो सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप उसके एक्सप्लेनेशन में कि वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल के 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी कि छोटा नागपुर पठार को भी शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त उसने जो मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो है आपको बताना है कि ये जो पहला जो कथन है कि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, बी जो है यानी कि दूसरा जो है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो कैसे सही है चलिए उसको देखते हैं कि कलकत्ता निगम अधिनियम जो कि 1899 की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, अतः कथन 2 सत्य है। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ और कथन लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता है, तथापि कर्जन ने वर्ष 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था कि मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह क़यामत तक चट्टान से उकेरा गया है, यह हमारा काम धार्मिक है और यह काम कायम रहेगा। अतः इस आधार पर कथन 1 भी सत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फूट डालो और राज करो की रणनीति जो किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन और मिंटो द्वारा अपनाई गई थी, यानी कि ए लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि फूट डालो और राज्य करो की रणनीति जो है वो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों द्वारा ही अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने जो है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। मिंटो ने किसने? पृथक यानी अलग चुनाव कराना। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने जो है स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था। क्या बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अब बंग भंग का उद्देश्य जो है प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था और जैसा दावा किया गया था कि बल्कि उसके दो स्पष्ट उद्देश्य से एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा जो है नव जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा? आपको बताना है कि ये कथन जो है किसने लिखा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये जो है लॉर्ड कर्जन ने लिखा था, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और लाइक बटन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं इसका। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। क्या है? कांग्रेस जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में जो है कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा ही था। और वर्ष 1903 में जो है उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। और कांग्रेस ने जो है अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस गवर्नर जनरल सबसे पहले जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो आप सभी को पता है लॉर्ड मिंटो जो कि 1909 में इससे माना जाता है कि लॉर्ड पृथक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि नवंबर 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव नियुक्त किया गया और इसके द्वारा किए गए सुधारों को जो मार्लो मिंटो सुधार 1919 के नाम दिया जाता है। और इसने अधिनियम के द्वारा जब मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य सब मुसलमानों को कांग्रेसों को विरुद्ध करना था। किसका? लॉर्ड मार्लो मिंटो का। और कब हुआ था? ये 1909 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। आपको बताना है कि सही में से कौन सा ये भारत का वायसराय था वो यहूदी था। तो ये जो लॉर्ड हार्डिंग जो था और लॉर्ड रीडिंग था वो यहूदी था। आप देख सकते हैं कि भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग, आप याद भी रख सकते हैं रीडिंग ऐसे कुछ करके रीडिंग, और 1921 से 26 में था। इसके समय में चोरा चोरी के कांड हुआ था और स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। आपको बताना है कि इन सभी युगों में से कौन सा युग जो है वो गलत है। ठीक, ये है पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग के समय में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की डलहौजी के समय में, वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट कर्जन के समय में तो ये नहीं हुआ था,
और इल्बर्ट बिल जो रिपन के समय में हुआ था। तीन चीज़ों का आप देखते हुए आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो 1878 में पास हुआ था, उस पर लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया। किसके? लॉर्ड लीटन, न कि लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉर्ड कर्जन दे रहा था, लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा लॉर्ड लीटन। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। और सरकार अनवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में समृद्ध पत्र की चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी। और यदि यह अपराध पुनः किया जाता है तो सरकार छापा खाने को वो भी जब्त कर सकती थी। लेकिन अर्शकीन पेरिस से इस नियम के विपरीत गामी और असंगत तथा भारत के भावी प्रगति के लिए घातक पंग बताया गया। और एसएन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बता रहा ठगी के दमन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, इल्बर्ट बिल जो लॉर्ड रिपर के समय में हुआ था, और रिंग फेंस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको हमने जस्ट पढ़ा है कि कर्जन के समय में न होकर लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था। किसके समय में था? लॉर्ड लीटन के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में किया गया था? तो ये जो लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था, यानी कि आपका बी जो आपका राइट आंसर होगा 1911 में। यहाँ पर आप पढ़ेंगे आगे, देखते हैं कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। और उस समय वायसराय जो था भारत का वो लॉर्ड हार्डिंग था। वर्ष 1911 का समय था। ठीक, जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जानते हैं। और इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को स्थापित करने की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सही जोड़े बलय तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। चूक का सिद्धांत यानी कि हड़प का नीति, बंगाल का विभाजन, तब सभी को पता है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बी का वन, बंगाल में दोहरी शासन और सामाजिक सुधार, इन सभी बताया सामाजिक सुधार कौन थे। यहाँ पे चलिए इसका सोल्यूशन में देखते हैं कि चूक का सिद्धांत और हड़प की नीति थी लॉर्ड डलहौजी था। बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अब बंगाल में दोहरी शासन यानी कि द्वैध शासन का जिसको आप बोलते हैं, द्वैध शासन जो है वो लॉर्ड क्लाइव के समय में आपको देखने को मिलता है। दोहरी शासन लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ था। और सामाजिक सुधार है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचीबल को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में यह है कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग 1773 के अधीन हुआ। और भारत का गवर्नर जनरल जो चार्टर 1833 के अधीन। और भारत का गवर्नर जनरल का वायसराय इंडियन काउंसिल जो है 1858 के अधीन हुआ। सूची 2 की आप देख सकते हैं। सी जो है कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन हुआ। और गवर्नर जनरल और सम्राट के प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन हुआ। सूची 2 भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑकलिन, पर्सिवल वेवल, बाइकाउंट और अर्ल वेवल है, जेम्स एड्रूस। तो फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीछे में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते इतना लेंदी, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए और आगे देखते हैं कुछ।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चयन कीजिए। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है। स्थान जो है संबलपुर अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा जो ये स्थान है किस वर्ष में जो अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था। तो इसका जो है संबलपुर, सतारा और अवध और झांसी, आपको इसका मैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संबलपुर जो है वो 1849 ईस्वी में जो अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था। सतारा जो है 1848 और अवध जो है 1856 में और झांसी जो है 1852 ईस्वी में जो है वो अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था। 1854 में किसे किया गया था तो झांसी, और अवध की बात करें तो 56 और सतारा 1848 और संबलपुर 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और वर्मा का विलय, और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। आई थिंक और इसमें भी शायद इसका सही उत्तर नहीं दिया है। यहाँ पे चलिए हम उसके सोल्यूशन में देख लेते हैं कि सिक्किम के जो भारत में विलय 1835 में, सिक्किम के कुछ भाग को 1835 में और कुछ भाग 1850 में जो है ब्रिटिश द्वारा वो साम्राज्य में हुआ। पंजाब जो है 1849 में हुआ था और वर्मा जिसको आप वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं वो 1886 में हुआ था, और झांसी जो 1854। सिक्किम को पूर्ण विलय ब्रिटिश साम्राज्य कभी नहीं किया गया, यानी कि सिक्किम का पूर्ण विलय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नहीं किया गया था, और ये हम लोग का संविधान संशोधन करके ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारे भारत में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग इस टॉपिक का। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करने का प्रारंभ हुआ? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर या खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 1847 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वपात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियाँ, खिलौत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधा प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर उपाधि जो है राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी, और 1859 और 1860 ईस्वी से जो है सैन्य उपाधियाँ दिए जाने का साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का घटाचर का जो भी क्वेश्चन आंसर था वो ये आज की इस वीडियो में हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा जो उसका थ्योरी रहेगा और जो भी उसके क्वेश्चन रहेंगे वो देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगे आप बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।